नमस्कार, मैं मुरली मीणा अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आरएएस प्रारंभिक परीक्षा और आने वाली कॉलेज लेक्चरर परीक्षा के लिए आज से हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान 2022-23 की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला अध्याय हमने लिया है और इसके अंदर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास इस तरीके से करेंगे ताकि हम आने वाली सभी परीक्षाओं में जिनमें इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनके प्रश्नों को बेहतर तरीके से हल कर पाएँ और हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करें। एक तरफ अर्थव्यवस्था के सेक्टर है और दूसरी तरफ स्थिर मूल्यों पर जिनका आधार वर्ष 2011-12 है, उन पर सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान राजस्थान के अंदर आपको देखना है। तो कृषि क्षेत्र 28.5, उद्योग 27.6 और सेवा क्षेत्र 43.74। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब देखने के लिए अपन को इनको सुमेलित करना पड़ेगा। तो स्थिर मूल्यों पर अर्थव्यवस्था में जो योगदान है उसके हिसाब से कृषि क्षेत्र का योगदान बनता है स्थिर मूल्यों के हिसाब से 28.5, ये बिल्कुल सही है। उद्योग क्षेत्र का योगदान बनता है 27.76, ये भी बिल्कुल सही है। और सेवा क्षेत्र का योगदान बनता है 43.74। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सुमेलित हैं, तो 1, 2, 3 हमारे प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसके हिसाब से बिल्कुल सही जवाब बनता है, क्योंकि स्थिर कीमतों पर जो कृषि क्षेत्र का योगदान है वो 28.5 है, उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है वो 27.76 है और सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो 43.74 है। अगर हम स्थिर के बजाय यहाँ पर प्रश्न पूछता अपन से प्रचलित पर, तो प्रचलित क्षेत्र में जो कृषि क्षेत्र है उसका योगदान है 28.95%। अगर हमसे उद्योग क्षेत्र की बात करें प्रचलित कीमतों पर, तो वो है 27.31%। और सेवा क्षेत्र की योगदान की बात करें तो 43.74% उसका योगदान बनता है। तो अगर देखा जाए तो स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर जो सेवा क्षेत्र है उसका योगदान दोनों ही जगहों पर लगभग इक्वल है। इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछ सकता है हमसे कि स्थिर और प्रचलित कीमतों पर अर्थव्यवस्था के जीडीपी के अंदर या सकल घरेलू उत्पाद के अंदर किस क्षेत्र का योगदान स्थिर और प्रचलित कीमतों पर लगभग समान है, तो वो है सेवा क्षेत्र। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कृषक कल्याण कोष के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कृषक कल्याण कोष किसानों के कल्याण के लिए बनाया गया था। इसके संबंध में ऑप्शन है, इस कोष की अनुमानित राशि 100 करोड़ है। इस कोष का गठन किसानों को व्यापार व खेती में आसानी के लिए 16 दिसंबर 2019 को किया गया था। ये किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने में सहायता करेगा और इस कोष का उपयोग फूड पार्क को विकसित करने के लिए भी किया जा सकता है। तो हमारा जो पहला कथन है वो गलत है, क्योंकि ये 100 करोड़ के साथ शुरू नहीं किया गया था, बल्कि इसकी वैल्यू है 1000 करोड़। दूसरा कथन है ये बिल्कुल सही है कि 16 दिसंबर 2019 को इसका गठन किया गया था। किसानों को उचित मूल्य दिलाने में सहायता करेगा, ये भी सत्य है। और फूड पार्क विकसित करने में के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा, तो ये भी सत्य है। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये असत्य है। इसकी वैल्यू है 1000 करोड़। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कृषक उपहार योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन है, भूमिहीन किसानों को कृषि वित्त सहायता प्रदान करने के लिए, ये गलत है। पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, उपज के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ये भी गलत है। कृषकों को कृषि यंत्र प्रदान करने के लिए, तो ये भी गलत है। हमारे प्रश्न का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, कृषि उपज के ई व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि 4 नंबर का, इसे ई व्यापार को बढ़ावा देना इनका मकसद है कृषक उपहार योजना का। तो अपन को ये जो स्कीम्स अपन पढ़ रहे हैं ये मेंस के अंदर भी फैक्ट के तौर पर इसको काम में ले सकते हैं, या मेंस में कृषकों के कल्याण से संबंधित अगर कोई स्कीम्स के बारे में पूछा जाता है, कोई बड़ा प्रश्न आता है, तो उसके ऊपर भी हम लिख सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। ऑप्शन है 2011-12, 1999-2000, 1986-87, 2021-22। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है 1999-2000, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है वो 1999-2000 है। अगर अपन से बात करें कि 2022-23 के बजट के अंदर जो है वो थोक मूल्य सूचकांक का स्कोर कितना है, तो इसका स्कोर है $388.29।
$388.29। और इसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा परिवर्तन की बात करें कि थोक मूल्य सूचकांक में स्कोर में कितना परिवर्तन आया है, तो परिवर्तन आया है 4.60%, 4.60%। एक तरीके से उसको मान सकते हैं। स्कोर है $388.29 और आधार वर्ष है 1999 2000। परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन है 4.60। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। वो परसेंटेज में अपन से पूछा है कि 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद टोटल कितना परसेंट है। तो ऑप्शन है 8.16, 8.19, 16.04, 16.09। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 16.04। ये तो है प्रचलित कीमतों पर, ये पूछा है अपन से प्रचलित कीमतों पर, तो प्रचलित कीमतों पर थे 16.04। अगर इसी प्रश्न को अपन को स्थिर कीमतों पर पूछ लेता कि सकल घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर कितना परसेंट है, तो उसका आंसर है 8.19%। स्थिर कीमतों पर तो 8.19% है स्थिर पर, और प्रचलित पर 16.04% है। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। प्रचलित मूल्यों पर पूछा है। ऑप्शन है 1,56,149, 1,15,149, 1,65,149, 1,35,122। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1,56,149। ये है प्रचलित कीमतों पर या प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय, यानी कि PPP, 1,56,149 प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर। अगर यही आय अपन को स्थिर कीमतों पर पूछता है कि स्थिर कीमतों पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय ये 86,134 रुपये। स्थिर कीमतों पर भी ध्यान रखनी है अपन को और प्रचलित पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में डाटाबेस सवाल आएंगे तो उनको हल करने के लिए अपन को सभी प्रकार के डाटाज को याद रखना पड़ेगा। और ये जब जितने डाटा और फैक्ट अपन याद रख पाएंगे उतना ही हमारे लिए मेंस में ज़्यादा मददगार होगा। तो स्थिर कीमतों पर तो है 86,134 रुपया और प्रचलित कीमतों पर 1,56,149 रुपये राजस्थान की प्रति व्यक्ति आई है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इन उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये चीज़ अपन को चेक करनी है। दो कथन दे रखे हैं और इनमें से अपन को चेक करना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, वर्ष 2022 के लिए स्थिर कीमतों पर राज्य के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8.11% है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर पूछी अपन से, वो बताइए अपन को 8.11%। अगला है, वर्ष 2022 के लिए प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 16.10% अनुमानित है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन 2 है केवल 2, ऑप्शन 3 है कि 1 और 2, ऑप्शन 4 है ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3, 1 और 2। ये दोनों ही बिल्कुल सत्य हैं, क्योंकि स्थिर कीमतों पर जो है वो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.11% मानी गई है, अनुमानित है, और प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 16.10% है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य होने की वजह से हमारे प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए और 2। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर बुनियादी मूल्यों पर और प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत रहा है। यानी कि स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर उद्योग सेक्टर का राज्य की कुल सकल घरेलू मूल्यवर्धन के अंदर कितना योगदान रहा है। ऑप्शन है 27.76 और 27.31%, 24.67 और 24.34%, 26.34 और 27.49%, 28.40 व 26.67%। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि स्थिर कीमतों पर जो है वो है 27.76 और प्रचलित कीमतों पर है 27.31। ये हमारे उद्योग क्षेत्र का योगदान है वर्ष 2022-23 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर अपन को अलग अलग भी पूछे तो स्थिर कीमतों पर तो 27.76,
76 और प्रचलित कीमतों पर है 27.31। अब चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मूल्य संबंधित सूचकांक से संबंधित कौन सा कथन सही है? राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक को त्रैमासिक आधार पर जारी किया जाता है, ये कथन जो है वो गलत है। दूसरा है, राज्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012, ये बिल्कुल सही है, तो कथन बी तो बिल्कुल राइट हो गया अपना। कथन 3 है, कथन 1 व 2 दोनों सही है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहला गलत था। चौथा है, थोक मूल्य सूचकांक में 174 वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है, तो ये भी गलत होगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? एक तरफ योजना का नाम है, दूसरी तरफ वित्त पोषित एजेंसी का नाम है। योजना है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है राजस्थान मरुस्थल पुनर्गठन योजना जायका जापान, ये भी गलत है। तीसरा राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना विश्व बैंक, ये बिल्कुल सही है। तो उसने पूछा था अपन से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, तो 1 और 2 सुमेलित नहीं है, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है ऐसा पूछा है। अगर सुमेलित है ऐसा पूछता तो केवल सी अपना आंसर हो जाता, क्योंकि विश्व बैंक के साथ मिली हुई है। नेक्स्ट स्कीम है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, कृषकों और उनके संगठनों की सहभागिता को बढ़ाना, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, राज्य की उत्पादन बहुलता वाली फसलों के निर्यात पर रोक लगाना, ये गलत है, रोक लगाने जैसा काम नहीं किया इस स्कीम ने। अगला है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास करना, ये भी सही है। समूह आधारित कार्यप्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद ज्ञानियों को कम करना, ये भी सही है। तो प्रश्न में पूछा गया है कौन सी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु महत्वाकांक्षी योजना आजीविका मॉडल को राज्य के कौन से बांध या जलाशय के अंदर लागू नहीं किया गया है? ऑप्शन है, जयसमंद उदयपुर, माई बजाज सागर बांसवाड़ा, फतेह सागर उदयपुर और कडाना बेक वाटर डूंगरपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है फतेह सागर उदयपुर, इसके अंदर इसको लागू नहीं किया गया है। बाकी जयसमंद उदयपुर में भी लागू किया गया है, माई बजाज सागर बांसवाड़ा में भी लागू किया गया है और कडाना बेक वाटर डूंगरपुर में भी इसको लागू किया गया है। लागू नहीं किया गया तो सिर्फ फतेह सागर में नहीं किया गया। तो ऑप्शन का आंसर प्रश्न का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में कौन सा सही कथन की पहचान कीजिए? आवेदन के दिनांक से 30 दिन में रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य है, ये बिल्कुल गलत है, 15 दिन में कराना होता है। अगला, इस योजना के तहत पंचायत के सभी स्थानीय निवासी पंजीकरण हेतु योग्य हैं, ये सही है। रोजगार अवधि में रोजगार नहीं मिलने पर केंद्र द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है, केंद्र द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, केवल 2। तो ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, बल्कि राज्य सरकार बेरोजगार भत्ते का प्रावधान करती है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भूजल आकलन रिपोर्ट, हमारा अगला प्रश्न है, भूजल आकलन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य का कितना प्रतिशत हिस्सा अति दोहित श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है 58%, ऑप्शन बी 86%, ऑप्शन सी 48%, ऑप्शन डी 78%। तो प्रश्न का सही जवाब है 78% जो है वो अति दोहित की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ पर ब्लॉक की बात करता है कि राजस्थान में कुल ब्लॉक कितने जल की दृष्टि से, तो राजस्थान में कुल टोटल ब्लॉक है 302। इनमें से अति दोहित जो है, अति दोहित ब्लॉक जो है, जो 78% हमारा आंसर आया था, उस हिसाब से अति दोहित ब्लॉक बनते हैं, वो है 219 ब्लॉकों को अति दोहित की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। अगर अपन से इस प्रश्न को ऐसे पूछता है कि राजस्थान में भूजल दोहन की दर क्या है, तो भूजल दोहन की दर बढ़कर अब राजस्थान में 150% हो गई है। तो ये तीनों फैक्ट अपन को ध्यान रखनी है। भूजल दोहन की दर तो 150%, टोटल ब्लॉक कितने 302, उनमें से अति दोहित ब्लॉक कितने 219, यानी कि 78%। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। राज्य की वानिकी के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, राज्य के कुल घोषित वन क्षेत्र
32,864.62 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य की भौगोलिक क्षेत्र का 9.7% है। यहाँ पर 9.6 था, ये बाई मिस्टेक 7 हो गया। भारतीय भू वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के वनाच्छादित क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। इसमें अपन को सही चेक करना है, तो पहला वाला कथन बिल्कुल सत्य है। 32,864.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है कुल वन क्षेत्र, और जो 9.6% पड़ता है। जबकि भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट IFSR के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र में कमी दर्ज की गई, ये बिल्कुल गलत है। तो कथन केवल एक सही है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब बन जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर कीमतों पर राज्य के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.11% अनुमानित है, ये बिल्कुल सत्य है। वर्ष 2022-23 के लिए प्रचलित कीमतों पर राज्य की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 16.10% रहना अनुमानित है, ये भी सही है। तो केवल 1 और 2 इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों ही सही है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कौन सा कथन सही है? राज्य में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, ये बिल्कुल सही है। वर्ष 2010-11 की तुलना में भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की वृद्धि हुई, ये बिल्कुल सही है। सर्वाधिक वृद्धि वाले बड़े आकार की वृद्धि वर्गीकृत जोतों में 40.13% की वृद्धि हुई, ये गलत है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही जवाब रहेगा, 1 और 2। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा प्रश्न जो है वो कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया था, तो हमें इस प्रकार के डाटा का ध्यान रखना आवश्यक है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। ग्रामीण और कृषि विकास अभिकरण प्रमुख रूप से किस क्षेत्र के लिए अपनी गतिविधियां संचालित नहीं करता है? ऑप्शन ए लघु खनिज, हस्तशिल्प, ऊन व वस्त्र और चमड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हस्तशिल्प के क्षेत्र के लिए वो RUDA, जिसको अपन बोलते हैं रूडा, ये वाली जो संस्था है वो इसके लिए काम नहीं करती है। बाकी तीनों सेक्शन के लिए काम करती है, लघु खनिज के लिए भी काम करती है, ऊन व वस्त्र के लिए भी काम करती है, चमड़ा के लिए भी काम करती है, जबकि हस्तशिल्प के लिए वो काम नहीं करती है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। PM किसान पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है 14 फरवरी 2020, 3 जून 2018, 24 फरवरी 2020 और 1 मार्च 2016। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 24 फरवरी 2020। हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से फैक्चुअल क्वेश्चन भी हमसे सीधे पूछ सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर संभावित GDP क्या है? 14.14 लाख, 12.18 लाख, 19.50 लाख और 21.50 लाख। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 14.14 लाख। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही जवाब बनेगा, क्योंकि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार हमारी जो GDP है राजस्थान की, उसकी कुल नेटवर्थ है 14.14 लाख की संभावित मानी गई है। इस प्रकार आज का हमारी क्लास खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन से आपके इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप डेली एक टॉपिक के हम अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। अगर डेली नहीं हो पाता है तो एक दिन छोड़ के एक दिन अपन इकोनॉमिक सर्वे को साथ में चलाएंगे, और रेगुलर तौर पर आपको सुबह के समय राजस्थान वाला जो हिस्ट्री का पोर्शन अपना चल रहा है वो उसका वीडियो आपको मिलता रहेगा। आज के क्लास को आप ज़रूर देखें, और अगर किसी प्रकार के डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज के लिए धन्यवाद।